हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स गुरु में। इससे पहले 12 पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और 13वें क्वेश्चन पेपर नंबर के हम 75 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अभी आ गए हम क्वेश्चन नंबर 76 पे। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप सीक्वेंस वाइज सारे के सारे पेपर देखते आ रहे होंगे और ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए अभी ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर है 76। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये हुआ था 23 जून 1757 में। किस किस के बीच? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव एंड किसके बीच? सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला, इनके बीच हुआ था। और इसमें किसकी जीत हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव की। ठीक है, सिराजुद्दौला क्या हुई थी? हार हुई थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, क्या पूछा था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है? तो आप ध्यान रखेंगे 1978 में जो संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 44वां। इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या किया गया था? मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया था। और एक आर्टिकल 300A में यह जोड़ा गया था, यह प्रावधान किया गया था कि विधि के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1978। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? ये राज्य था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका पहले नाम क्या था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। उसके बाद ये राज्य बन गया था कब? 20 फेब 1987 में। ठीक है, ऑप्शन कौन सा ठीक होगा इसका? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक डैश होते हैं। ठीक है, 3 घटक कौन से होते हैं? जिसे हम एएलयू भी बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, संयुक्त राष्ट्र यूएन का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा यूएनएफपीए। यूएनएफपीए ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा जनरल असेंबली में एक सहायक अंग है। ठीक है, और इसका काम क्या है? यौन प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में ये क्या करता है? काम करता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ऑप्शन यूएनएफपीए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81, प्रति वर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश के रूप में निर्मित होता है? तो ये होता है अंटार्कटिका। ठीक है, महासागर। तो आप ध्यान रखेंगे अंटार्कटिका महासागर में प्रत्येक वर्ष इसमें ओजोन छिद्र में बहुत सारी गिरावट आती है। इसमें लगभग कई बारी तो 60% तक की गिरावट आ जाती है। तो ये क्या करता है? इस पे जो ओजोन छिद्र है किस पे निर्मित होता है? ये होता है अंटार्कटिका महासागर। ऑप्शन ध्यान रखेंगे सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, ठीक है, ए बी प्लस सी, ए बी माइनस सी, माइनस ए सी है। देखो जब भी वर्टिसिस दिए हो किसी भी ट्रायंगल के और आपको निकालना हो एरिया, तो एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। अगर आप इसको करने, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको निकालना ही पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, एसएससी में भी आता है ये। तो आपको एक रिजल्ट ध्यान रखना है। फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ईजी है याद करना, क्योंकि है ना आसान है। उसी में आप ट्रिक्स में याद करना सिखाऊंगा आपको कैसे याद करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मॉडुलस, पहले लिखना है x1। यहाँ x1 आएगा, ये x1 है तो यहाँ y आएगा। ठीक है, ये 1 है, यहाँ 2 आएगा और इससे नेक्स्ट नंबर आएगा, मतलब 1 आ गया। ठीक है, इससे 2 नंबर आएंगे 2 और 3, y2 माइनस y3 प्लस, अब x1 हो गया, अब x2 आएगा। अगर x2 यहाँ आएगा, ठीक है, x2 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? y3, y3 माइनस, ठीक है, 2 आ गया, 3 आ गया, y1 आएगा प्लस, अब x2 आ गया, x3, अब 3 आ गया, 3 से नेक्स्ट क्या आएगा? फिर दोबारा से 1 आएगा, y1 माइनस, ठीक है, 3 आ गया, 1 आ गया, y2।
ये याद करने का तरीका है, आसान है, ठीक है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में आता है ये क्वेश्चन ज़्यादातर, आपने 10th क्लास में भी किया होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी, 1/2 x1 की वैल्यू क्या है, a है, ठीक है, a है। अब निकलना है y2 माइनस y3, ये तो y1 है, अब y2 b माइनस सी हो गया और y3 हो गया c, y2 b माइनस सी और माइनस है y3 c प्लस x2 क्या होगा, देखो x1 ये हो गया, x2 ये वाला नंबर होगा, a y3 c है माइनस के y1 की वैल्यू b प्लस सी प्लस x3 की वैल्यू c है, x3 की वैल्यू क्या है माइनस ए, सॉरी x3 की वैल्यू क्या है माइनस ए, तो यहाँ माइनस होगा तो सारे माइनस लगा देते हैं, माइनस ए, और ये है, ठीक है, x3 y1 माइनस y1 की वैल्यू b प्लस सी माइनस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है b माइनस सी, और सारे का मॉडुलस है। अब देखो 1/2 ये a है, ये b माइनस 2c हो जाएगा, b माइनस 2c प्लस a, ये बार माइनस है, माइनस के b होगा माइनस के c होगा, ठीक है, तो c से c कैंसिल, तो बचेगा माइनस b, माइनस a बार है, और ये b प्लस सी में से ये माइनस b हो जाएगा प्लस के c हो जाएगा, ठीक है, माइनस b प्लस सी मतलब 2c आ जाएगा। 1/2 ये आएगा b माइनस, देखो ए बी माइनस के 2ac, ठीक है, a की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का ए भी आ जाएगा और माइनस 2ac, ठीक है। अब देखो 2ac माइनस का, ये माइनस का 2ac और ab प्लस का माइनस का कैंसिल, ये आएगा 1/2 माइनस का 4ac होगा, ये मॉडुलस है, मॉडुलस के से बाहर कोई भी वैल्यू आएगी हमेशा, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव, ठीक है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आएगा 4ac डिवाइड बाई 2, मतलब कि ट्वाइस ऑफ ac, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ac, एरिया क्या है इसका ट्वाइस ऑफ ac, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। आपको ऐसे करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना बहुत ईजी है इसका, एक बार लिख के आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है, एक दो बार लिखोगे और रिलेट करके याद करोगे तो याद हो, हमेशा के लिए हो जाएगा। मुझे 10th में मैंने पढ़ा था ये, आज तक भी याद है, हमेशा मैंने पेपर में भी इसका इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 83, सशस्त्र बलों की संचार अक्षमता को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था, तो ये इसरो ने लॉन्च किया था GSAT-7A, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, 72 में कितने एक तिहाई होंगे, अगर मैं पूछूं आपसे 100 में, ठीक है, कितने 10 होंगे 100 में, तो आप 10 से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे कितने आएंगे 10 आएंगे। वैसे ही 72 में कितने एक तिहाई होंगे, तो डिवाइड करेंगे 1/3 से, ठीक है, तो ये 1/3 ऊपर चला जाएगा, 72 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, तो कितने होंगे 216। क्वेश्चन नंबर 85, 8 छात्र PQRSTXY तथा Z दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है इसी क्रम में हो। देखो 8 व्यक्ति हैं, दक्षिण की तरफ, ये ध्यान रखना नॉर्थ की तरफ देता था हर टाइम, अब की बार इसने मुंह, उनका जो फेस है कौन सी साइड है, कौन सी साइड फेस कर रहे हैं वो, साउथ। कितने बंदे हैं 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका फेस क्या है इस साइड है सबका। नेक्स्ट कहता है P तथा T के मध्य केवल 4 छात्र हैं बैठे हुए हैं, P मैं इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ, P और T के बीच में कितने हैं 4 हैं, Z S के बाईं ओर से चौथे स्थान पे है, ठीक है, Z क्या है S के बाईं ओर से 1 2 3
फोर्थ, ये क्या है, जेड है, ठीक है, इसके चौथे स्थान पे। नेक्स्ट है आर क्यू का पड़ोसी है। आर और क्यू क्या है, आपस में एक दूसरे के नाइबर है। पी टी के दाईं ओर बैठा है तथा टी जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखो पी टी के दाईं ओर बैठा है, पी क्या है, टी के दाईं ओर, मतलब जो आपका लेफ्ट साइड होगा जब भी साउथ में फेस करेंगे उनका क्या होगा, राइट साइड होगा। मतलब कि टी के दाईं ओर कौन है, पी, तथा टी जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है, जेड के बाईं ओर, इसके जेड के इस साइड कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे कौन है, टी है। टी एक्स का पड़ोसी नहीं है और टी, ठीक है, आपस में नाइबर नहीं है, किसका, एक्स का। यदि टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, अभी दे दिया इसने, यहाँ पे क्लू पॉइंट देखना क्वेश्चन का, देखो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, यहीं से होगी क्वेश्चन की, ठीक है। हर क्वेश्चन आपको देखने मुश्किल लगेगा, लेकिन क्या है, हर क्वेश्चन का एक वीक पॉइंट होता है, आपको पता लग गया स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। इसने यहाँ से हिंट दे दी, टी पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठा है, मैं टी या तो यहाँ लूंगा या यहाँ लूंगा। अगर टी यहाँ बैठाते हैं यहाँ पे, तो लेकिन इसने कहा कि जो इसके है ना, पी है, टी के राइट में है, तो यहाँ टी रखेंगे तो यहाँ तो राइट कोई होगा नहीं, इसका मतलब टी कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। अब टी और पी के बीच में कितने बंदे हैं, चार, एक दो तीन चार, ठीक है, ये चार आगे बीच में, तो पी कहाँ होगा, ये होगा। अब टी के, ठीक है, सेकंड में जेड कहाँ बैठा है, टी जेड के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, जेड के बाईं ओर से दूसरा स्थान है ये, तो जेड कहाँ पे होगा, यहाँ होगा, ये हो गया देखो, और इंफॉर्मेशन ये होगी कवर। जेड और एस, जो एस है, ठीक है, एस जेड में क्या रिलेशन, जेड एस के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, जेड एस के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, मतलब कि ये फोर्थ नंबर है, ये फोर्थ है, यहाँ आएंगे थ्री, ये टू, ये वन, ये जीरो, तो कहने का मतलब एस के, ठीक है, एस के बाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन है, जेड। देखो इसका बाईं ओर ये हो गया, एक दो तीन चार, जेड कौन से नंबर पे हो गया, चौथे नंबर पे, ये भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। और टी, देखो आर और क्यू क्या है, एक दूसरे के नाइबर हैं, आर क्यू यहाँ आएंगे दोनों, आर क्यू नाइबर हैं एक दूसरे के, और कहता है टी का पड़ोसी कौन नहीं है, एक्स नहीं है, मतलब यहाँ एक्स नहीं आ सकता, एक्स कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और आर क्यू यहाँ आएंगे, ठीक है, आर क्यू पड़ोसी हैं, और आर क्यू के बारे में कुछ नहीं दिया इसने, ठीक है, आर क्यू का पड़ोसी है, उसके अलावा आर क्यू के बारे में देखो, आर क्यू या तो यहाँ आएंगे या यहाँ आएंगे दोनों, मतलब कि आर यहाँ होगा, क्यू यहाँ होगा, क्यू यहाँ होगा, आर यहाँ होगा। अब मुझे बताना है, देखो आंसर देखना डायरेक्ट पहले, दू, दूसरे छोर से, देखो टी पंक्ति किस छोर पर बैठा है, हुआ है, तो दूसरे छोर से सातवें स्थान पर कौन बैठा है, बैठेगा, दूसरे छोर से सातवें स्थान पर, देखो पहला ये हो गया, दूसरे छोर से दो तीन चार पाँच छः सात, ये सात पे कौन हो गया, ठीक है, एक्स तो यहाँ नहीं हो सकता, आर क्यू ये हो गए, तो बच कौन सा गया, वाई बच गया, तो यहाँ कौन आएगा, वाई, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न तालिका में एक परिवार की विभिन्न मंदों के व्यय का विवरण दर्शाया गया है, किस किस पे खर्च करता है वो, व्यय दिया हुआ है, भोजन, कपड़ा, किराया, शिक्षा एंड विविध। कहते हैं कि यदि भोजन पर व्यय दोगुना हो जाता है और अन्य सभी मंदों पर व्यय आधा हो जाता है, देखो भोजन पे कितना खर्च करता था, 4000, इस पे दोगुना हो जाता है, मतलब कि 8000 हो जाता है, किसकी बात है, भोजन की। नेक्स्ट कहता है और अन्य सभी मंदों पर आधा हो जाता है, अन्य सभी कौन कौन से हैं, कपड़ा, किराया, कपड़े पे 2500, किराए पे 1500, इस पे 400 और ये 1600, ये सारा व्यय आधा करना है मुझे, ठीक है, इन सभी को मिला के, तो ये कितना हो गया, 2500 प्लस 1500, 4000, 1600 और 400 2000, 4000 और 2000, अन्य पे कितना हो गया, 6000, ये आधा हो जाता है, अन्य पर 6000 से कितना हो जाता है, आधा क्या रहेगा इसका, 3000। तो भोजन पर व्यय होने वाली लगभग वृद्धि कुल व्यय, मतलब कि यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, अन्य
जो एग्जामिनर है यहाँ पे बहुत बेवकूफ़ी होती है क्वेश्चन में। वो क्या, कुछ भी हिंदी में कुछ भी है, इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना अन्य भूल गए हो। अन्य कुल व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर होगी वृद्धि। अन्य कुल व्यय अब कितना हो गया था, हाफ करने के बाद 3000, वृद्धि कितनी हुई 4000। ठीक है, तो अन्य कुल व्यय से वृद्धि कितने प्रतिशत में कितने बराबर है। देखो अन्य कुल व्यय के जो वृद्धि हुई ये 4000 की हुई है, ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, कह सकते हैं 1000। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है। ठीक है, आपको लैंग्वेज ये हिंदी में गड़बड़ है लैंग्वेज में। ये हिंदी में जो क्वेश्चन टाइप होके आते हैं, आप करते हो क्वेश्चन पेपर हिंदी में, तो आप कुछ कोशिश करना मैथ्स के क्वेश्चन में बाइलिंगुअल आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो इसमें हिंदी में कुछ भी मतलब ऐसे है ना, ट्रांसलेट करके ऐसे कैसे डाल देते हैं। आप गूगल से ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश को हिंदी में, बहुत सारे मिस्टेक हो जाती है ट्रांसलेट के दौरान सेंटेंसेज में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहने का मतलब मैं बता देता हूँ, मैंने इंग्लिश में ये क्वेश्चन पढ़ा था, तो कहता है कि इसमें कितनी वृद्धि हुई, इससे कितने प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई, जो इसके अन्य व्यय के जो हाफ करने के बाद और जो भोजन में जो वृद्धि हुई वह अन्य व्यय के कुल हाफ हुआ है जो, उससे कितने प्रतिशत अधिक है, इससे 1000 अधिक है, किससे, अन्य से, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो ये आएगा 2 जीरो से, यह कह सकते हैं 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1/3 इज इक्वल टू 33 सही 1/3%। ठीक है, लगभग किसके बराबर है, 33%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, किसी परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। ठीक है, ये अंक दिए हुए हैं, जो छात्र हैं जिन्होंने अंक प्राप्त किए उन्होंने इतने इतने। तो पूछा गया है कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा +-2 के अंदर रही है। ठीक है, तो जो इसका एवरेज आएगा उससे +2 करेंगे और उससे -2 करेंगे, उसके बीच में मुझे बताना है कितने छात्र हैं। ठीक है, जिनके नंबर उसके बीच में आएंगे। देखो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको सबको जोड़ते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जितनी नंबर ऑफ टर्म होगी उससे डिवाइड कर देंगे। 23 और 2 25 और 15 40 और 38 78 21 99 प्लस 19 118 प्लस 24 142 प्लस 26 168। ठीक है, एवरेज निकालना है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16 8 एकम 8। अब इसमें से 2 माइनस करेंगे 19 आएगा, इसमें 2 प्लस करेंगे 23। इसके बीच में बताना है, इसके बीच में कितने छात्रों के अंक रहे हैं, 19 और 23 के बीच में। तो 19 और 23 के बीच में 21। ठीक है, एक ही नंबर है, कौन सा है, 21, जो इसके बीच में है, तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, दी गई तालिका में एक कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों प्रोडक्ट्स को दर्शाया गया है, जिसमें से कुछ उत्पाद दोषपूर्ण है। किस उत्पाद में दोषपूर्ण इकाइयां या डिफेक्टिव यूनिट्स का प्रतिशत सबसे अधिक है। किस उत्पाद में दोषपूर्ण इकाइयां या डिफेक्टिव यूनिट का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, प्रतिशत कैसे निकालेंगे, जितने डिफेक्टिव है, ठीक है, बटे में टोटल इनवा 100, साथ में परसेंटेज। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी आएगी, देखो एक है 408 बटे में 720, एक है 405 बटे में 740, 404 बटे में 800। अभी तक तो यही है सबसे, तो यही देखने से पता लग रहा है आई है जो। देखो जो रेशियो ले लेंगे सबका, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 404 बटे में 800, मतलब कि जिसके नीचे सबसे बड़ा नंबर होगा और साथ में परसेंटेज लगाएंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये परसेंटेज में वैल्यू आएगी। मतलब जिसके बटे में सबसे बड़ा नंबर होगा और ये सबसे छोटा होगा, वही क्या होगी, सबसे कम प्रतिशत आएगा उसका। तो यही है, देखो 404 है यहाँ पे और यहाँ 800 है, इनमें तो बहुत ज़्यादा गैप है, 40 का, यहाँ पे 50 का गैप है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर बटे में यहाँ पे है, और इसमें कोई ज़्यादा 2 का ही अंतर है। ठीक है, हमें जरूरी नहीं है सारे देख के सोल्व करना है, टाइम लग जाएगा बहुत सारा, अपने माइंड का भी यूज करना है ऐसे क्वेश्चन में। अगर हाँ होता है ऐसा कि बिल्कुल ही पास पास होते ऑप्शन, फिर हमें ठीक है निकालना पड़ता है इसका आंसर। तो अभी हम डायरेक्ट देखने से पता लग रहा है कौन सा ऑप्शन होगा, आई, उत्पाद आई। क्वेश्चन नंबर 89, दी गई तालिका में विभिन्न समूहों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या को दर्शाया गया है। दिए गए समूहों में से किस समूह में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात उच्चतम है। ठीक है, समूह, ग्रुप नेम, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ फीमेल। देखो बताना क्या है मुझे, किस समूह में महिलाओं पुरुषों का अनुपात उच्चतम है, मतलब कि ये मेल है ये फीमेल है,
मतलब कि फीमेल की वैल्यू 414 बटे में 950, ऐसे सारे निकालने हमें मुझे। 414 बटे में 650, ये वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, अनुपात सबसे बड़ा कौन सा आएगा, मतलब कि जिसके ऊपर वाला नंबर तो सबसे बड़ा होगा और नीचे वाला क्या होगा, सबसे छोटा होगा, उसका अनुपात क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है ना, यहाँ से बता सकते हैं उसका अनुपात बड़ा आएगा। यहाँ तो सारे सेम ही है मोस्टली, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है 950, यहाँ है 414, तो यहीं से हमें पता लग जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख के ही बता सकते हैं हम, जो सबसे बड़ा, ये तो कौन सा अनुपात है, ये तो सबसे छोटा है, और ये गैप 414 है लेकिन नीचे 650 है। यहाँ पे सबसे बड़े नंबर, ये सारे बड़े नंबर हैं, ये तो देखो ये तो सबसे छोटा ही है, हमें तो बताना है उच्चतम। उच्चतम कौन सा आएगा, उच्चतम जिसके नीचे सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, इनमें इतना गैप नहीं है, लेकिन 650 और इनमें बहुत ज़्यादा गैप आ गया। ठीक है, 750, देखो इसके बाद ये हो सकता था, लेकिन इसमें क्या है, 50 का गैप है इसमें भी, तो 414 बटे में 650, ये नंबर आप, ठीक है, डायरेक्ट ही बता सकते हो ये नंबर क्या आएगा, सबसे जो अनुपात आएगा, सॉरी, ये क्या आएगा, सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि इसके नंबर है जो बटे में सबसे छोटा है। और जो आप कहेंगे सर ये तो 414 लेकिन यहाँ ऊपर वाला नंबर भी तो छोटा है, लेकिन ये गैप इतना बड़ा नहीं है, जो गैप ये वाला है 50 और क्या है 650 और 700 के बीच में है, या इनके बीच में है। ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। करके भी देख सकते हो, सारे कैंसिल आउट करेंगे उसमें टाइम लग जाएगा, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या है, दिमाग का यूज करना है। ठीक है ना, यही तो चीज सीखनी है, कम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब क्या होता है। ठीक है, ऐसे पेन कॉपी लेके बैठेंगे, एक एक को सोल्व करेंगे, काट पीट करेंगे, वो तो सारे ही कर लेंगे एग्जाम में, इतना टाइम थोड़ी ना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आप छोड़ दोगे इसके चक्कर में। तो कई बार प्रोबेबिलिटी अगर 75% है ना आपका क्वेश्चन ठीक होने की, तो वहाँ पे क्वेश्चन टिक मार करके आगे निकल जाना है, तभी आपके जो कट ऑफ पार करने के जो चांस हैं ज़्यादा होंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 90, यदि किसी कूट भाषा में DEF को दिस लिखा जाता है, QTV को ये लिखा गया, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प, ठीक है, उसी कूट भाषा में सही होगा, मतलब वही पैटर्न फॉलो करेगा। देखो DEF को ये लिखा है, इसने इसने क्या किया है, एक टाइम के लिए देखते हैं। देखो इस ये 20 है नंबर, ये यहाँ पे 6 होता है, इसका 5 होता है, इसका 4 होता है, 22 में 4 जोड़ोगे तो 26 आएगा, 22 21 में 5 जोड़ोगे 26 आएगा, 20 में 6 जोड़ोगे 26, मतलब कि सम क्या बना दिया इसने, 26 बना दिया। अब QTV इसका 17 होता है, इसका 20 नंबर होता है, और इसका क्या होता है 22 होता है। ठीक है, 17 में 9 जोड़ोगे 26 आएगा, टी में 6 जोड़ेंगे, मतलब 20 में 6 जोड़ेंगे 26 आएगा, 22 में 4 जोड़ेंगे 26 आएगा, ऐसे देखना है कि सम 26 बनना चाहिए। इसका एक होता है 23 बनेगा, ये नहीं हो सकता, ये 17 है इसका, ठीक है 17 है, और ये यहाँ पे क्या है 2 है या 24 है, जो भी है। ठीक है, ये भी 26 नहीं बनाएगा। अब यहाँ 8 है, ये 18 है, ठीक है 3 नंबर है 18 और 8 26 बनाएंगे, 17 और 9 26, 15 और 11 26, ऑप्शन इसी पैटर्न पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, एक निश्चित कूट भाषा में दिल्ली इज कैपिटल को, ठीक है, दिस लिखा जाता है, और राम लिव्स इन दिल्ली को दिस लिखा जाता है। ठीक है, इसके लिए ये दिया हुआ है इसने कोड, राम इस टीचर को 753 दिस लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में कैपिटल का कोड क्या होगा। ठीक है, कैपिटल का कोड मुझे बताना है। देखो दिल्ली इज कैपिटल, दिल्ली इज कैपिटल, सबसे पहले कॉमन वाले काटेंगे हम, इनमें से कॉमन क्या आएगा, दिल्ली कॉमन है, इसमें से देखो कौन सा है, एक दिल्ली इसमें भी है और इसमें भी है, राम लिव्स इन, ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और कैपिटल तो इसमें है नहीं, मतलब कि दिल्ली के लिए कोड क्या हो गया, यहाँ से कह सकते हैं दिल्ली के लिए कोड हो गया कौन सा, इन दोनों में जो कॉमन आएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, 159। ठीक है 159, मतलब दिल्ली के लिए कौन कोड क्या हो गया 159। नेक्स्ट है राम इज टीचर। ठीक है, अब इन दोनों में देखना कौन, एक तो राम कॉमन है, एक तो राम दोनों में कॉमन है, और इज ए टीचर इसमें है ही नहीं, इज टीचर, तो राम के लिए कोड क्या हो गया, इन दोनों में देखो राम के लिए कोड हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन है 157, तो राम के लिए हो गया 157। ठीक है, अब मुझे बताना है कैपिटल के लिए कोड क्या होगा। ठीक है,
इज के लिए कोड क्या होगा, इज के लिए देखो इन दोनों में अब देखते हैं कॉमन क्या है, इस पहले वाले में और इसमें लास्ट वाले में इज है यहाँ पे। देखो ये तो कॉमन आ ही गया था, राम तो राम के लिए तो 157 हो गया था, 954 753, इज के लिए हो गया क्या हो गया 753, इसके लिए कोड हो गया 753। तो बच क्या गया, ठीक है 753 कॉमन आ गया, 159 कॉमन आ गया, तुम लोग बच क्या गया 852, इज हो गया दिल्ली हो गया, ठीक है तो बच गया कैपिटल। इसका मतलब कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करोगा 852 को। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक दूसरे की ओर मुंह करके एक गोल मेज पर बैठे हुए हैं। देखो 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति बिठाने हैं मुझे, 1 2 3 4 5 6, एक दूसरे की तरफ फेस है मतलब इन सेंटर सर्कल सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, वो सर्कल में बैठे हैं। बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं, बी और ई के बीच में 2 हैं, लिख लेते हैं। ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ए बी के दाएं, ये मान लेते हैं बी, ए इसके दाएं 1 2, ठीक है दूसरे स्थान पर कौन बैठा है ए। डी ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, डी ई के बाएं, ठीक है ई के बाएं, ई के लेफ्ट साइड दूसरे स्थान पे 1 2, ठीक है तो कौन बैठा है डी। डी और ई के बीच कौन बैठा है, डी और ई के बीच बताना मुझे कौन बैठा है। देखो अब इसने बताया डी और ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं 2, बी और ई के बीच में 2 बैठे हैं, देखो 1 2, ई यहाँ होगा, ठीक है ई यहाँ से भी 2 बैठे हैं, ई यहाँ होगा। अब कहते हैं कि ई के बाएं से दूसरे स्थान पे कौन है डी, मतलब 1 2, इसका बायां कौन सा होगा, इसका ये तो राइट साइड होगा, ठीक है ये वाला एक ये होगा एक ये हो गया, ये लेफ्ट होगा। इसके लेफ्ट में कौन बैठा है डी, डी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है 1 2, तो यहाँ पे कौन बैठेगा डी बैठेगा। अब बच कौन सा गया, डी और ई के बीच में बताना है मुझे कितने व्यक्ति बैठे हैं, डी और ई के बीच में इसका कुछ नहीं रिलेशन है यहाँ पे क्वेश्चन से, डी और ई के बीच में कौन बैठा है ए। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, स्टाइल को 81 लिखा जाता है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले सम करके देखते हैं, ठीक है सम करके देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन जैसे ही मिलेगा आपको कोई संख्या दी होगी, आपके क्या करोगे सबसे पहले इनका नंबर पता होना चाहिए, सम करोगे। देखो 20 और 19 39, 39 वाई का होता है 25, 39 और 25 क्या होता है 64, 64 और 12 76 और 5 81, मतलब कि सम सेटिस्फाई हो गया। अब देखते हैं 3 और 5 8 और 1 9, ये भी सम है, ठीक है इसको ये लिखा गया है। तो स्मार्ट और गोल्ड में अंतर इनमें से किसके बराबर होगा, स्मार्ट और गोल्ड का अंतर निकालना है मुझे। देखो इनका अंतर निकालने से बेस्ट ये रहेगा हम डायरेक्ट ही इनका, ठीक है ऐसे लिख लेते हैं, इसका 19 होता है अंतर निकालना है, इसका 13 होता है, प्लस 13 करेंगे प्लस 1 करेंगे प्लस 18 करेंगे प्लस 20 करेंगे, अंतर निकालना है माइनस कर देंगे, 7 माइनस का 15, इसका 15 होता है, इसका 12 होता है, इसका 4 होता है। देखो ये कितना होगा अंतर, 7 और 15 22 और 12 34 और 4 38, 38 माइनस करना है मुझे, तो ये 38 माइनस हो गया, ठीक अंतर क्या बचेगा 19 और 13 32 और 1 33। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, किसी कूट भाषा में लाइट को दिश लिखा जाता है। देखो क्या किया 12 होता है, इसका 11 होता है, देखते ही पता लगेगा 12 माइनस 1 11, 9 माइनस 1 8, ठीक है 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 1 7, इसका होता है 20 माइनस 1 19, ठीक है 19 पे एस। वैसे ही माइनस 1 किया है, ठीक है शॉर्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा, माइनस करो 1, 19 माइनस 1 18 आएगा, तो ये बार हो गया ये बार हो गया, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा दोनों में है, 15 माइनस 1 14 दोनों में है एन, 18 माइनस 1 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, एक विशिष्ट कोड भाषा में जूनियर को 6 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में ठीक है लेबरर को 8 लिखा जाता है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने नंबर है वही नंबर लिख दिया, ठीक है जितने नंबर ऑफ इसमें क्या है लेटर है वही नंबरिंग होगी। तो इसमें कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब वही ऑप्शन ठीक होगा जिसमें क्या होगा 9 होगा, ऑप्शन
सेकंड है जिसमें नो है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अभी सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज है, इसका नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बताना मुझे क्या आएगा। ए के बाद जेड, देखो ए बी सी अल्टरनेट सीरीज है, ए बी सी। अब जेड, जेड से एक माइनस करेंगे वाई, वाई से एक माइनस करेंगे क्या आएगा, एक्स आएगा। एक्स पे क्या होता है 24, ऑप्शन ठीक है सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 कथन दिया है, ठीक है। इसी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और इसी के बेस पे हमें इम्प्लीफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगी धारणा। कथन दिया है प्रदूषण दुनिया भर में मौसम संबंधी असंतुलन के प्रमुख कारणों में से एक है, ठीक है। जो प्रदूषण है कहता है कि जो मौसम में संबंधी असंतुलन क्या करता है, असंतुलन करता है मौसम में प्रदूषण, ठीक है। इसका एक कारण है, इसके एक सबसे बड़े कारणों में से एक है। इसे सभी के संयुक्त प्रयासों द्वारा रोका जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो अब इस देखते हैं धारणा, मौसम का असंतुलन दुनिया भर में प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करता है, ये तो सही है, ठीक है। मौसम जब क्या हो जाएगा, मौसम का असंतुलन हो जाएगा कह सकते हैं, तो वो क्या करेगा, प्रभावित करेगा सबको, पोल्यूशन फैलेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, सबको परेशान करेगा, बीमार करेगा। सेकंड है जल प्रदूषण कई बीमारियों का कारण है, तो यहाँ जल प्रदूषण की तो बात ही नहीं हुई, ठीक है ना, जल प्रदूषण की तो बात ही नहीं हुई कुछ भी। तो कौन सी धारणा, ठीक है, इस कथन को सेटिस्फाई करेगी, केवल धारणा एक निहित है, इसके अकॉर्डिंग इसमें कौन सी निहित है, एक ही निहित है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। अपने दिमाग देखो, ये अगर हम दे रियलिटी में ये कारण तो होता है जल प्रदूषण कई बीमारियों का, लेकिन हमें अनस्वर अपने माइंड से नहीं सोचना होता, हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है, जो कथन दिया हुआ है, उसको इम्प्लीफाई करना होता है। मतलब कि इसमें से ये स्टेटमेंट निकल रही है, ये इससे अलग है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाली स्टेटमेंट, ऑप्शन कौन सा, ठीक है, कह सकते हैं केवल धारणा वन निहित है। क्वेश्चन नंबर 98 स्याही का यूज कलम में करते हैं, वैसे ही गियर, पहिए, बॉडी, पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल का यूज किस में करते हैं, गाड़ी में करते हैं कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 98 का कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99 यदि बेस 27 है तो कलेक्शन को किसके बराबर लिखा जाएगा। देखो बेस सबसे पहले क्या बताया था मैंने, इनका सम करके देखना है। 2 और 1 3, 3 और 5 8 और इसका होता है 19, 19 8 27, मतलब कि सम क्या है दिया हुआ है इनका। अब इसका सम निकालना है, इसका 3 15 3 18, 18 और 12 30 और 12 42 और 5 47 और 3 50 और 20 70 और 9 79 और 15 94, 94 प्लस 14 क्या आएगा, ठीक है, 94 प्लस 14 आएगा 108, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 है, कहते हैं कि एक कार्यशाला में 5 कर्मचारी ए बी एन जे और एस हैं, जो प्रत्येक सप्ताह में केवल एक बार काम कर पर जाते हैं, ठीक है। कहते हैं किसी कार्यशाला में 5 कर्मचारी हैं, कौन कौन से, वी एन जे और एस, वो क्या करते हैं, सप्ताह में केवल एक ही बार काम पे जाएंगे वो, ठीक है। प्रत्येक सप्ताह में केवल एक बार काम पे जाता है। कार्यशाला सप्ताह के 5 दिन चालू रहती है, कार्यशाला कितने दिन चालू रहती है, 5 दिन। एन सोमवार को जाता है, ठीक है, एन जाता है सोमवार को, जो दिए लिख लेते हैं। ए और वी 2 क्रमांक दिनों में कार्यशाला जाते हैं, तो ए और वी जाते हैं 2 लगातार दिनों में, ठीक है, लगातार, जैसे मंडे ट्यूसडे या सोमवार मंगलवार, ठीक है, मतलब जो भी दिन होंगे वो क्या है, लगातार जाएंगे क्रमागत रिस्पेक्टिवली। ए एन लिख लेता हूं क्रमागत। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, ए एन के अगले दिन कार्यशाला जाता है, ए जाएगा एन के अगले दिन, ठीक है। जिस दिन एन जाएगा इससे नेक्स्ट कौन जाएगा, ए जाएगा। ए और जेड जिन दिनों में कार्यशाला में जाते हैं उनके बीच 2 दिनों का अंतर है, ए और जेड के बीच क्या है, 2 दिनों का अंतर है। नीचे दिए गए दिनों में से एस किस दिन कार्यशाला जाता है, देखो एन गया सोमवार को, एन से अगले दिन कौन जाता है, ए, इसका मतलब ए कब गया, ठीक है, मंगलवार को। नेक्स्ट ए और बी क्रमागत जाते हैं, ठीक है,
क्रमशः जाते हैं ए और बी लगातार, मतलब कि एक के बाद एक जाता है। अगर ए मंगलवार को गया तो बी जाएगा कब? बुधवार को। बी जाएगा बुध को। एन हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है। अब ए और जेड के बीच कितना है ये दिया, ए और जेड जिन दिनों में कार्यशाला में जाते हैं उनके बीच 2 दिनों का अंतर है, तो इनके बीच 2 दिनों का अंतर है वो ए और जेड के बीच, ठीक है। ये मंगलवार को गया तो अंतर कौन सा है? बुधवार हो गया, वीरवार हो गया, तो जेड कब जाएगा? जे कब जाएगा? शुक्रवार को। जे जाएगा फ्राइडे को, ठीक है। और कार्यशाला 5 दिन तक चालू रहती है। देखो सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार हो गया और शुक्रवार हो गया। बच कौन सा गया? वीरवार, थर्सडे बच गया। इसका मतलब थर्सडे को कौन जाता होगा फिर? थर्सडे को कौन जाता होगा? थर्सडे को कौन जाएगा? एस जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।